हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। तो जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था कि कब हम बीएनएस शुरू करेंगे, तो वो आज आ गई है ना। यानी कि हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो बेसिक्स थे, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। यानी कि अगर मैं मेंस्ट्रुआ कहीं बोलूँगी तो आपको पता होगा मेंस्ट्रुआ का क्या मतलब है। मैं अटेम्प्ट बोलूँगी तो आपको पता होगा अटेम्प्ट का क्या मतलब है और हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट। यानी कि वो सारा जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि मेंस की आंसर राइटिंग भी शुरू कर दूँ, साथ के साथ हो जाएगा, बेटर है ना। अगर हम डिले करेंगे, यानी कि हमने सोचा कि बाद में कर लेंगे, छोड़ो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो शायद वो रह ही जाता है ना, फिर दूसरे सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो साथ के साथ ही शुरू कर दूँ, ठीक है। चलें, अब देखो, हम जब पढ़ेंगे ना तो हम आईपीसी और बीएनएस को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। इसका एक रीज़न है, ठीक है। रीज़न क्या है कि मैंने एक साइड बीएनएस खोला, एक साइड आईपीसी खोला है। आईपीसी को मैं छोटा रखूँगी, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं इनको स्लाइड्स को चेंज करती रहूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगा कि आईपीसी में मुझे ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है तो मैं इसको बड़ा कर लूँगी, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फ़ोन में देखने के बजाय या तो आप किसी टैब में देखें या लैपटॉप में देखें, ताकि आपको क्लियर दिखे सारा कुछ, ठीक है। अदरवाइज़ यू कैन ओपन योर बैरेक्ट साथ के साथ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो मेरी आवाज़ तो आपको समझ आएगी, लेकिन अगर आपको व्यूज़ थोड़े छोटा दिख रहा है, मतलब जो ये वर्ड्स है वर्बेटम है थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो आप अपना बैरेक्ट अपने साथ रखें ताकि आप कंपेयर अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। चलो, ये तो होगी इंस्ट्रक्शंस। अब मेरी आदत क्या है, मैं बैरेक्ट में ही लिख लेती हूँ, है ना। अगर आपको नोट्स बनाने हैं साथ के साथ तो वो भी आप साथ के साथ ही वन लाइनर बनाते चले, ताकि आपको जब प्री के रिवीजन करने का टाइम आए, है ना। वन लाइनर्स द बेस्ट। वन लाइनर अगर आपके तैयार होंगे तो आप इजीली रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि इनका नाम क्या है। अगर हम आईपीसी का नाम देखें तो इसका नाम है इंडियन पीनल कोड। एक सेकेंड, इसका नाम क्या है? इंडियन पीनल कोड। वेरेज अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब नाम में क्या समझ आ रहा है हमें? देखो, जब हमने पीनल की बात करी, इंडियन पीनल कोड, तो पहली चीज़ तो इंडियन ही वर्ड देखते हैं हम, ठीक है। जब आईपीसी बनाया गया था तो यहाँ पे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। 1860 का एक्ट है, यानी कि ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे। अब ब्रिटिशर्स का क्या सीन था, उनकी अलग अलग टेरिटरीज थी, उन्होंने अलग अलग कॉलोनीज बना रखी थी, है ना। तो उनको नाम रखना ही पड़ता था कि ये जो एक्ट है ये इंडिया के लिए है, ये एक्ट है ये किसी अदर टेरिटरी के लिए। इस तरीके से वो क्या करते थे, अलग अलग नाम से पीनल कोड्स बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने भारतीय रखा है, इसका कोई मतलब रीज़न नहीं है, बट ठीक है, रख दिया है हमने। मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं तो हम इंडियन लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ते, हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, है ना। इंडियन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली अगर हिंदू मैरिज एक्ट देखते हैं तो हिंदुओं के ऊपर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होगा, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट है। वैसे ही मुस्लिम मैरिज एक्ट है तो मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, आई मीन द शरिया लॉ एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से वो नाम रखते थे। तो यहाँ पे ठीक है, रख दिया है, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पीनल, ठीक है। यहाँ पे पीनल है और यहाँ पे न्याय है, यानी कि यहाँ से जो लेजिस्लेचर है उसका माइंड सेट आपको समझ आ रहा है, ठीक है। मैं ये भी समझा रही हूँ आपको कि कोई भी चीज़ समझना है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखें। अच्छा, अब यहाँ पे पीनल है और यहाँ पे न्याय है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे बात करें 1860 का आईपीसी की हम बात करें, तो इनका जो मेन पर्पस था ना वो पनिश करने का था, ठीक है, पेनल्टीज इम्पोज करने का था। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू लॉ सब कुछ हो, और मेन पर्पस उनका ये था कि पनिश द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। क्योंकि उनको हमसे कोई मतलब नहीं था, उनको अपने बेनिफिट से मतलब था। वेरएज जब हम आज की बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की, तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो न्याय पे है। यानी कि ये जो एक्ट है वो क्या है, विक्टिम ओरिएंटेड है। एक सेकेंड, ये क्या है, विक्टिम ओरिएंटेड है। ये आपके क्वेश्चन जो हैं इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं इस तरीके की चीज़ें, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को, है ना। और यहाँ पे पीनल जो है, यहाँ पे मेन पर्पस उनका क्या है, टू पनिश द पीपल, तो पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट ओरिएंटेड है। आगे तो वही है, कोड है, इधर संहिता है 2023 का, इधर इधर 1860 का है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो बात करता है प्रिलिमिनरी की, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब पहला चेंज, बड़ा नहीं बोल रही, सबसे पहला चेंज क्या है कि चैप्टर का नाम बदल दिया है, ठीक है। पहले हमारा ये चैप्टर जो था वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था,
अब जो चैप्टर का नाम हो गया वो प्रिलिमिनरी हो गया है कि पहला चैप्टर, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं डिफरेंसेस आपको बताती चल रही हूँ। चलें अब आते हैं हम मेन चीज़ों पे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं थोड़ा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें देखो शुरू के जो 5 सेक्शन हैं वो सारे एक ही सेक्शन में हमने कंसोलिडेट कर दिए। हम बोल रहे थे ना कि सेक्शन इतने कम कैसे हो गए, तो इस तरीके से कम हो गए कि ये जो सारे 4-5 सेक्शन हैं वो एक ही सेक्शन के सब सेक्शंस में हमने कंसोलिडेट कर दिए हैं। तो अगर हम नाम की बात करें, हमने नाम की बात कर ली, इट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड है और शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसे हम भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे, पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है हमारा इट शेल केम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप सेक्शंस याद करेंगे, सब सेक्शन, इसमें कितने सब सेक्शन हो जाएंगे, 6 सब सेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे सेक्शन कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो आपको सेक्शन के साथ सब सेक्शन भी याद करवा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे नहीं थी, सही है। चलें, it shall come into force on such date at the central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provision of the संहिता। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और किस दिन ये पिक्चर में आ गया था, किस दिन ये एग्जीक्यूट हो गया था, 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। चलें आगे आते हैं हम नेक्स्ट सबसेक्शन विच इज़ सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। यहाँ पे सेक्शन 2 हो जाएगा वो। एवरी पर्सन shall be liable to punishment under the संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमने समझनी है, पहले एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। यानी कि सेम प्रोविजन है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बस सेक्शन नंबर का फ़र्क है। तो अब देखो इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पहली चीज़ इन्होंने क्या दे दी, एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा बंदा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, ठीक है, कोई भी इंसान है, शैल बी लाइबल। पर्सन की हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, अभी पर्सन की डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, समझ रहे हो। हमने किसकी पढ़ी थी, अभी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की थी हमने, ऊपर जो बात करी थी। अब हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। यानी कि ये कह रहे कि पनिशमेंट जो है संहिता के अंडर ही मिलेगी अगर आपने कोई भी एक्ट किया है या ओमिशन किया है। अब एक्ट और ओमिशन यानी कि जो ऑफेंस किया है, अब जो ऑफेंस है वो कब माना जाएगा कि हुआ है, जब वो डेफिनेशन के हर एक इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करेगा तो, ठीक है। अगर वो इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयरऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज़ इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कि इंडिया के अंदर अगर तुम कोई भी ऑफेंस करते हो। अब क्वेश्चन हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ इंडिया, इंडिया क्या है, ठीक है, इंडिया क्या है। हम जनरली क्या सोचते हैं कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि भाई ये हमारा भारत है और ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है, बस ये इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा हम एक सेकेंड अलग पेज ही लेती हूँ मैं। चले, ये मैंने वैसे लिख दिया है। देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया की, बल्कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसकी भी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक जोन है उसकी भी बात कर रहे हैं। उसके बाद तो हाइसेस शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल रिलेशन में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो जो इंडिया की टेरिटरी है प्लस में जो मैरीटाइम टेरिटरी है विच इज़ 12 नॉटिकल माइल, वो भी आ जाता है। यानी कि यहाँ पे भी अगर कोई ऑफेंस करता है तो भी इंडियन लॉज पे एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल, वहाँ पे भी, क्योंकि वो इंडिया का जोन है तो वहाँ पे भी इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो फॉलो होंगे, ठीक है। एवरी पर्सन, चलो इसको भी हम वो कर ही लेते हैं। एवरी पर्सन का मतलब क्या है, सिटीज़न भी आएगा और नॉन सिटीज़न भी आएगा, इस पर हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नो इम्यूनिटी इफ़ यू कमिट एनी ऑफेंस, तो इनमें से किसी को भी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर इंडिया के अंदर आप कोई भी ऑफेंस करते हो। और ऑफेंस हमने पहले भी बात करी थी, ऑफेंस मतलब क्या, ऑफेंस मतलब ऐसा एक्ट जो BNS के अंडर पनिशेबल है, ठीक है।
बाकी की चीज़ें भी होती है, क्राइम का पार्ट होती है, ऑफेंस का भी, क्योंकि हमने CRPC जब पढ़ा था तो वो क्या बोलता है, एनी लॉ इन इंडिया, किसी भी इंडिया के किसी भी लॉ के अंडर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो प्रोविजन के अगेंस्ट है तो वो ऑफेंस होगा। पर BNS की हम जब बात कर रहे हैं तो BNS के प्रोविजन को जो ब्रेक कर रहा है वो ऑफेंस होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पहले पर्सन की। ठीक है, एवरी पर्सन उसमें लिखा है, तो पर्सन इंक्लूड करता है क्या क्या, एनी कंपनी। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग तो है ही, उसके साथ साथ एनी कंपनी, एनी एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि इसमें वो सारे इंक्लूड होंगे और ये सारे जो है एक्सटेंडेड है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है, अब साथ के साथ हम ना IPC भी देखते चलते हैं। तो अगर हम IPC देखते हैं तो IPC में भी क्या लिखा है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, यानी कि पर्सन की डेफिनेशन दोनों में सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ह्यूमन बीइंग से पर्सन में किस तरीके से जंप करके गए। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो है, यानी कि एक कंपनी है, एक बॉडी कॉर्पोरेशन है, ये किस तरीके से ऑफेंस करेंगे और किस टाइप के ऑफेंसेस जो हैं वो कर सकते हैं। तो लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड और फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता था, लॉ रिकॉग्नाइज करता था कि क्राइम जो है सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप क्राइम करते हो, कोई भी आप ऑफेंस करते हो तो उसमें एक फिजिकल एक्ट होता है और एक इंटेंशन होती है कि हाँ मुझे ये काम करना है और वो काम मुझे इस तरीके से करना है, यानी कि देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रिया। पर एक कंपनी है, वो कंपनी क्या है, मतलब क्या वो ऑफेंस कर सकती है? कंपनी किसी के घर चोरी नहीं कर सकती, कंपनी डाका नहीं डाल सकती, कंपनी जो है मर्डर नहीं कर सकती, रेप नहीं कर सकती। तो कंपनी को हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग देखें, देखो इसमें लिखा भी है मैंने, बोथ वर बिलीव्ड टू बी एग्जिस्ट इन ह्यूमन बीइंग। उस टाइम पे यही लगता था कि बस ये जो दोनों काम हैं वो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, कॉरपोरेशंस बने, है ना, उसके बाद जो ये ऑफेंस है, लेट मी चेंज द पेन, ये जो ऑफेंस है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं आप। अब ये कौन करने लगे, ये कंपनीज भी करने लगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस भी करने लगे। मैं पूरा नहीं लिख रही, आप ऐड करते रहना। या फिर एसोसिएशन जो होते हैं वो भी ये ऑफेंसेस करने लग गए। अब ये किए किसके थ्रू जाते थे, ह्यूमन बीइंग के थ्रू। ठीक है, पर नाम कैसा आता था, नाम यही आता था ना, कंपनी ने किया है, इंस्टीट्यूशन ने किया है, इंडिविजुअल की लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारा काम है, जैसे डिसीजन लेना, ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल करना कंपनीज के एक्शन को, प्रॉफिट लेना, वो सारा काम कौन कर रहा था, वो ह्यूमन बीइंग कर रहा था। तो लॉ ने इस लायबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया और इन्हें क्या बोला जाने लगा, ज्यूरिस्टिक, चेंज करते हुए, ज्यूरिस्टिक या आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, इन्हें हम और क्या बोलते थे, लीगल पर्सन। इस तरीके से जो है पर्सन की डेफिनेशन एक्सटेंड हुई। तो यहाँ पे अब अगर हम पर्सन को डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे, अ पर्सन मीन्स एनी एंटिटी, मैं जो लिख रही हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है तो अपना नोट्स बनाते रहना। ठीक है, एनी एंटिटी कैपेबल ऑफ लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि भले ही वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, भले ही वो एक कंपनी है, एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एनीथिंग व्हाटसोएवर, इफ़ दे पोजेसेस द राइट एंड दे परफॉर्म देयर लाइबिलिटीज़, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन है। ठीक है, भले ही वो बायोलॉजिकल हो, ठीक है, या नॉन बायोलॉजिकल हो, यानी कि आर्टिफिशियल हो। तो इस तरीके से हम टाइप अगर डिफाइन करें तो 2 टाइप से हो जाएंगी, नेचुरल या बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल या ज्यूरिस्टिक।
यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ गया हो। अब ना एक चीज़ और आती है, ठीक है, वो क्या है, एक सेकंड। अगर हम नेचुरल की बात करें, ठीक है, नेचुरल पर्सन, तो हम जनरली क्या करते हैं, मेन और वुमेन, ये तो हमें याद रहते हैं। पर हमसे अगर पूछ ले कि कोई बॉय है, ठीक है, या हमें ना कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला जाता है, जैसे मेन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें क्या, एनी एज, किसी भी एज का मैन उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमसे पूछता है ना कोई मैन है, तो हम सोचते हैं यार ये 18+ होगा, ऐसा सोचते हैं ना, दिमाग में एक बार ये चीज़ ज़रूर आती है कि 18+ होगा। जनरली उन बच्चों को आती है जो नए नए हैं, अभी लो जिन्होंने शुरू की हैं। उसके अलावा अगर हमसे कोई पूछे चाइल्ड है, तो हम क्या बोलते हैं, 18 से लेस जो भी है ना। तो हम सोचते हैं कि भाई अगर हमारा MCQ आ गया और हम ज़्यादा दिमाग चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर मैन और चाइल्ड में कन्फ्यूज़न हो जाती है हमें कि यार चाइल्ड था 18 से नीचे, तो 18 से ऊपर जो है वो शायद मैन होगा। सेम गोज़ विद विमेन, ठीक है। बट यहाँ पे मैन क्या है, एनी एज का मैन है, एनी एज के विमेन, और ये सारे मिला के क्या बनाते हैं, नेचुरल पर्सन, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, देखो, जब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की, है ना, तो हमें पता है कि ये जो ग्रुप होता है, एक 18 साल के बच्चे, ठीक है, एक 12 साल के बच्चे और एक 7 साल के बच्चे, इससे नीचे, इससे नीचे, इससे नीचे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऑफेंस कौन कर सकता है, ऑफेंस तो कोई भी कर सकता है ना, पर ये क्या है, ये एग्जम्प्टेड की श्रेणी में आते हैं। 7 से नीचे तो बिल्कुल एग्जम्प्टेड है, उनका तो काउंट ही नहीं होता। इनके यहाँ पे देखा जाता है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, ठीक है, वेदर दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट दे वर डूइंग, इस टाइप की चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती हैं 7 से 12 के सीन में। और उसके बाद तो 18 वाले जो हैं उनकी लाइबिलिटी अलग होती है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम एक्सेप्शन पूछते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पूछते हैं ना कई बारी कि कौन ऑफेंस कर सकता है ना। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, ऑफेंस सभी कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे, इसलिए वो काउंट नहीं होंगे। और ज्यूरिस्टिक पर्सन में कौन आएगा, ये आप एक बारी नोट करके रखें। ज्यूरिस्टिक में कौन आएगा, कंपनी, बॉडी कॉरपोरेट, एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन, NGOs, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसकी एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी आप साथ के साथ देखते चलें। स्टैंडर्ड चार्टर्ड लैंडमार्क, मतलब ये करनी ही है, लिख देती हूँ मैं आपको, लैंडमार्क जजमेंट है, मैं लिख के आती हूँ वापस, राइट। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2005 का ये केस है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है अराइज हुआ था। क्वेश्चन क्या था, कैन अ कंपनी बी प्रोसिक्यूटेड व्हेन द पनिशमेंट इंक्लूड्स मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट। अब देखो ये सारे जो हैं, ठीक है, तो ये कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट्स एसोसिएशन है, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या हम कंपनी को जेल में भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, है ना। किसी एसोसिएशन को जेल में भेज सकते हैं, नहीं। तो पहले क्या होता था कि इनको फाइन इम्पोज कर दिया, इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी कि फ़ाइन दे के भाई ठीक है आपका हो गया, ऐसा होता था। पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, मैं लिख देती हूँ, इम्प्रिजनमेंट वो मैंडेटरी है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या कंपनी को हम जेल में भेजेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि मैंडेटरी है इम्प्रिजनमेंट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा वो देखते हैं, ठीक है। देखो कंपनी जो है, कंपनी वो लाइबल है थ्रू द डायरेक्टर्स या जो भी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो ऐसा तो होना चाहिए कि अगर हम कंपनी के अगेंस्ट एक्शंस ले रहे हैं और जो मेंसरिया है वो डायरेक्टर्स का है या मैनेजर्स का है, ठीक है, तो इस केस में हमें उनको जेल भेज देना चाहिए, ऐसा दिमाग में आता है और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लियर किया था कि भले ही देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट, वहाँ पे भी आप जो है फ़ाइन इम्पोज करेंगे, यानी कि आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से तो नहीं बच रहे हो, पर जेल का क्या हुआ, जेल कौन जाएगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को भी अच्छे से क्लैरिफाई किया। कोर्ट ने बोला कि जेल डायरेक्टर्स को हम नहीं भेज सकते बिकॉज लाइबिलिटी कंपनी की है, नंबर 1। सेकंड जो है कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रिंसिपल है, वो लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है कि पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो सब्सटीट्यूटेड नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी कि
पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी कांट बी सब्स्टिट्यूटेड। इसका क्या मतलब है? यानी कि मैं ऑफेंस कर रही हूँ, ठीक है, मतलब ए ने ऑफेंस किया तो ए तो जान ही रहा जेल, बी कह रहा है कि भाई इसे छोड़ो मैं चला जाता हूँ, मेरी वैसे भी उम्र हो गई है तो मैं चला जाता हूँ जेल में। ऐसे तो सब्स्टिट्यूट करके हम किसी को भी जेल में डाल देंगे, ठीक है। यानी कि मान लो किसी बाप का बेटा जा रहा है तो बाप अपने बेटे को नहीं जाने देगा, वो खुद चला जाएगा, है ना। इस तरीके से क्या है कि आप लाइबिलिटी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि मेन रीज़न क्या है आपको पनिश करने का, कि आप सुधर जाओ, है ना। तो इसलिए अब इसमें अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, जो तो डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट इक्वल टू कंपनी। कंपनी की अलग आइडेंटिटी है, डायरेक्टर्स की अलग आइडेंटिटी है, इसलिए हम सिर्फ फाइन उन पे इम्पोज कर सकते हैं, सही है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि वी कैन नॉट जेल अ पर्सन अगर दूसरा पर्सन की लाइबिलिटी है। दूसरा पर्सन यहाँ पे कौन है? कंपनी, विच इज़ अ लीगल एंटिटी या लीगल पर्सनैलिटी। बट ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्टर्स को कभी जेल ही नहीं भेज सकते, लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइबिलिटी हो, ठीक है, इनकी पर्सनल लाइबिलिटी हो तो हम डायरेक्टर्स को जेल भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर कंपनी की लाइबिलिटी है तो कंपनी को है फाइन पे करना पड़ेगा, राइट। और इस पर भी एक केस है, वो भी लिख लें आप, ठीक है। केस का नाम है सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई का केस है 2015, सही है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि डायरेक्टर्स आर नॉट ऑटोमेटिकली क्रिमिनली लाइबल जस्ट बिकॉज द कंपनी इज़ एक्यूज्ड। हमने स्पेसिफाई कर दिया इस बात को कि कंपनी एक्यूज्ड है तो कंपनी की लाइबिलिटी होगी, डायरेक्टर्स की ऑटोमेटिक लाइबिलिटी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, टाइप ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। दो टाइप की लाइबिलिटी है, एक है कॉरपोरेट और दूसरा है हमारा वाइकेरियस। तो कॉर्पोरेट तो आपको समझ आ गई कि कंपनी जो है प्रोसिक्यूट कंपनी को किया गया और उस पर फाइन लगा दिया गया, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होगा, जो डायरेक्टर है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी थी और उसे जेल भेजा जाएगा। अब ऐसा कब होगा, अगर एविडेंस ये प्रूव कर दें कि वो पर्सनली लाइबल था। एग्जाम्पल के लिए अगर एविडेंस से ये पता चलेगा कि उसने खुद ही प्लान किया था, खुद ही फ्रॉड को एग्जीक्यूट किया था, तो वहाँ पे क्या है, डायरेक्टर्स की भी लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने पहले भी देख लिया कि पहले केसेस होते थे मर्डर के, असोल्ट के, थेफ्ट के, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो कर सकता था। अब क्या है, फाइनेंशियल स्कैम्स आ गए हैं, है ना, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स आ गए हैं, इन्वायरमेंटल ऑफेंसेस आ गए हैं, जीएसटी फ्रॉड आ गए हैं। तो इस टाइप के ऑफेंसेस को कर्ब करने के लिए हमने जो है पर्सन की डेफिनेशन को एनहेंस कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कुछ भी बोल लो आप, राइट। आई होप मैं आपको अच्छे से पर्सन तो समझा पाई होगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। चलें वापस आगे हैं। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर द संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट ओमिशन कॉन्ट्ररी। एक्ट और ओमिशन हम पढ़ चुके हैं तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन हमें समझ आ गई है कि मैरीटाइम टेरिटरी भी आएगी और उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी जो काम आप करेंगे वो भी आएगा, ठीक है। आगे फर्दर, अच्छा ये जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या है कि टेरिटरी के बाहर अगर आप कोई ऑफेंस करते हो, ठीक है। अब जो कन्फ्यूज़न होती है वो कहाँ होती है, सेक्शन 4 में। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब सब सेक्शन 4 में बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे सेक्शन 3 पहले ये पढ़ लेते हैं, IPC पढ़ लेते हैं पहले। एनी पर्सन लाइबल बाय द इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शेल बी dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond in the same manner as if such act had been committed within India, ठीक है। इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं। एक बार बेयर एक्ट इधर भी पढ़ लेते हैं, ये भी सेम ही बात बोल रहा है। अब ये कह रहा है, देखो ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ आपको। एनी पर्सन लाइबल, कोई भी पर्सन है, यानी कि एनी में तो सब आगे, बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ है जो फोर्स में है। हमने शुरू में क्या बात की थी, IPC के अंडर या BNS के अंडर ऑफेंस कौन से माने जाएंगे, जो BNS के अंडर दिए गए डेफिनेशंस में फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अदर लॉ हैं, अगर उसमें कोई ऑफेंस हो जाता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल NDPS एक्ट है, उसके अंडर कोई ऑफेंस हो जाता है, या एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस मतलब लॉज हैं, ठीक है, तो उनको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ संहिता। यानी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है साइलेंट होती है, ठीक है। मान लो कोई डेफिनेशन उसमें नहीं दे रखी, कोई प्रोसीजर उसमें नहीं दे रखा, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसको BNS कवर कर रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक्ट जो स्पेशल एक्ट उस ऑफेंस के लिए बनाया गया है वो कवर नहीं कर रहा, तो हम कहाँ जाएंगे। वो कह रहे हैं तो आप इस संहिता में आना और यहाँ पे जो चीज़ लिखी है आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, ठीक है। शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो अगर हम इसे समझते हैं तो ये क्या कह रहा है, ये इंडियन लॉ की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को बताता है, ठीक है। यानी कि इंडियन कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं ऑफेंसेस को आउटसाइड इंडिया इफ़ द लॉ परमिट्स इंडियन कोर्ट्स टू ट्राई दैट ऑफेंस। अगर लॉ जो है अलाउ करता है कि इंडियन कोर्ट्स जो है उन ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट मी टेक अ स्लाइड, एक सेकेंड। अगर हम जनरल रूल की बात करें, जनरल रूल वो क्या कहता है कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसे हम कहाँ ट्राई करेंगे, उसी प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे वो कमिट हुआ है, सेम प्लेस पे ट्राई करेंगे। लेकिन जो सेक्शन 3 IPC है और सेक्शन 1 सब क्लोज 4 BNS है, वो कह रहा है कि भाई रुको, तुम क्या कर सकते हो, अगर क्राइम जो है अब्रॉड में भी हुआ है, ठीक है, अब्रॉड में भी हुआ है, तो इंडियन कोर्ट उसे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर लॉ अलाउ करे, इफ़ लॉ अलाउस। अब कैसे है वो आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी कुछ कंडीशंस होंगी सेक्शन 3 की, और इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी वो देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑफेंस है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि विद इन इंडिया होगा तो ऑटोमेटिकली 1 क्लोज 3 या फिर सेक्शन 2 अप्लाई हो जाएगा, इसलिए आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। सेकंड, एक्यूज्ड जो है इट शुड बी अ पर्सन, कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी। थर्ड जो है वो क्या है, इट शैल बी, शैल वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इट शैल बी ट्राइबल इन इंडिया बाय एनी लॉ, एनी लॉ मतलब इंडियन लॉ की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ BNS नहीं आएगा, BNS प्लस अदर इंडियन लॉ। यहाँ तक समझ आया आपको। अब आप कहोगे कि यार सेक्शन 4 भी यही बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि सेक्शन 4 IPC का मैं बात कर रही हूँ, और ये सब सेक्शन 5 जो है ये भी यही बात कर रहे हैं। देखते हैं, ये कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी पर्सन कमिटेड बाय एनी सिटीजन इन इंडिया इन एनी प्लेस। यानी कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति अब्रॉड में जाके कोई ऑफेंस करता है तो वो इंडियन लॉ के तहत भी उसे ट्राई किया जा सकता है, ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं है। सेकंड है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर। अच्छा, यहाँ पे ना ध्यान रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, रजिस्टर्ड इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंडिया में अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी बात हो रही है। तो कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, मान लो ये एक प्लेस है, हम किसी भी अदर कंट्री की टेरिटरी पे खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने अपने शिप को डॉक कर दिया है, तो ये जो शिप को हमने डॉक किया है ये हमारी टेरिटरी है, मतलब इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। ऐसे ही कोई हवाई जहाज उड़ कर जा रहा है या कहीं लैंड भी किया है किसी दूसरी कंट्री में, और उसमें अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो हमारी टेरिटरी नहीं है, वो उनकी, मतलब वो उनकी टेरिटरी नहीं है, वो हमारी टेरिटरी, ठीक है। तो ऐसा ही माना जाएगा कि आपने इंडिया में ऑफेंस किया है, यहाँ भी समस्या नहीं है। थर्ड ये है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को अगर कोई टारगेट करता है, वो चाहे इंडिया से हो चाहे बाहर से हो, वो यहाँ के अकॉर्डिंग ही लाइबल होगा। यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को तो सेक्शन 5 कवर कर रहा है, इंट्रा टेरिटोरियल को 3 कवर कर रहा है, तो ये 4 का रोल ही क्यों है, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, अगर हम सब सेक्शन मतलब अभी मैं IPC के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, ठीक है, सेक्शन 3 की अगर हम बात करें या BNS का 1 क्लोज 4 की अगर हम बात करें, तो ये क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हाउ दे विल बी पनिश्ड,
ठीक है, मैं एक बार लिखती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। फिर आईपीसी का सेक्शन 4, बीएनएस का सेक्शन 1 क्लोज 5। ये क्या बात कर रहा है, हु कैन बी ट्राइड, हु कैन बी ट्राइड इन इंडिया फॉर फॉरेन क्राइम। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 3 है ना, इट इज़ अ इनेबलिंग प्रोविजन, इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एक इंडियन सिटीज़न है ए, ठीक है, वो जाता है अमेरिका, यूएसए जाता है, और यहाँ पे एक बंदा है कोई बी, इस बंदे को ये बंदा जो है चीट करता है, मर्डर करता है, कुछ भी कर लो, ठीक है, चीट करता है। तो ये कह रहा है कि सेक्शन 3 जो है वो ये अलाउ कर देगा कि भाई तुम इसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो, ठीक है। कैसे समझाऊँ मैं, देखो 3, 4, 5, इसको ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ पे 1 क्लोज 4, 1 क्लोज 5 और 1 क्लोज 6 ऐसा चले, सही है। 2 भी साथ के साथ ही लिख लो, 1 क्लोज 3, ठीक है। अब ये कह रहा है इंट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा इंडिया में कोई ऑफेंस कर दिया, फंस गया, ठीक है। ये कह रहा है कि बाहर, इंडिया के बाहर, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, तो आप फंस गए। अब ये दोनों एक्ट, ये जो है सेक्शन और ये है 2 और 4, ये बता रहे हैं हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसको सज़ा मिलेगी, बस इतना बता दिया, ठीक है। लेकिन वो ट्राई कैसे करेंगे वो बता रहा है ये, यानी कि हाउ दे विल बी ट्रीटेड, वो 3 बता रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ इनेबलिंग प्रोविजन, इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। ये किसी को सज़ा नहीं दिला रहा, ये बस इनेबल कर रहा है, हमारे एक्ट को पावर दे रहा है बस, ठीक है। तो अगर हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यूएसए वाला, तो इसमें सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन है भाई, तो हमारी ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, हम इसे ट्राई कर सकते हैं। सेक्शन 4 कह रहे हैं कि हाँ ये जो बंदा है ए, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं बता रहा कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, हमारी ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, ये नहीं बता रहा, ये कह रहा है वो एक ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 4 बता रहा है, 3 बता रहा है कि हाँ हमारी भाई ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट करती है, हम उसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा हो गया है। इसमें कह रहे हैं इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर संहिता, राइट। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये कह रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया है, बस देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पे जुरिसडिक्शन है। अब ये कौन से सेक्शन में आएगा वो सेक्शन आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ द मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये कहाँ पे कन्विक्ट होगा, जहाँ ये मिलेगा वहीं दर्द बोझो और वहीं की जुरिसडिक्शन है, सही है। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर द पनिशिंग म्यूटिनी डिजर्शन ऑफ द ऑफिसर्स, यानी कि जो आर्मी से रिलेटेड ऑफेंस है, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो सारे उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हो गए, वहाँ पे आईपीसी या बीएनएस जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, सही है। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी, ठीक है। अगर इनमें फिर भी आपको कन्फ्यूज़न लग रही है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम दोबारा डिस्कशन कर लेंगे, पर ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यू हैव टू मेंशन दीज सेक्शंस, राइट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भले ये छोटी छोटी चीज़ें लग रही है, हम एक बार पढ़ते हैं, प्री के लिए हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पे इंटर टेरिटोरियल, यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अब ये 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या है वो हमें समझना होगा, यानी कि सेक्शन 4, एक सेकेंड, सेक्शन 3 आईपीसी, अरे यार आईपीसी की अगर हम बात करें तो 3 और 4 हमेशा इकट्ठे पढ़ोगे आप, और बीएनएस में 1 क्लोज 4 और 1 क्लोज 5 जो है वो एक साथ पढ़ोगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो जा रही है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा कम ही कर रहे हैं। वैसे ये जो क्लासेस हैं कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 घंटे की चलती हैं अगर हम ऐप पे बात करें, यानी कि जो पेड क्लासेस होती हैं वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे चलती हैं ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस तरीके की वीडियो बनाएं तो वो भी बना देंगे, कोई इशू नहीं है, राइट। लेकिन थोड़ा पेशेंट आपको रहना पड़ेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, राइट। मतलब मैं बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी साइड से अच्छी बनी है, पर अगर आप बताओगे नहीं कि कमी कहाँ है या
क्या चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है सब सही जा रहा है, मैं बनाती रहूँगी, राइट। क्योंकि क्लासेस तो मुझे बनानी है, ऐसा तो है नहीं मैं छोड़ दूँगी, पर ये है कि अगर आप मुझे फीडबैक दोगे तो थोड़ा मुझे समझ आएगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है। और अगर अच्छी लग रही है वो भी बताओ, ताकि बाकी जो बच्चे हैं जिनको असल में पढ़ना है उन्हें समझ आए कि हाँ, अगर ये क्लास देख रहे हैं अपना 20 मिनट 25 मिनट 35 मिनट अगर दे रहे हैं तो वर्थ है वो देने, सही है। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। डू शेयर, डू लाइक द वीडियोस ताकि सभी तक ये पहुँचे। और मैं थोड़ा जो हार्ड वर्क तो नहीं बोल रही मैं इसे, ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ होता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें पढ़नी होती है पहले किसी भी वीडियो को बनाने से पहले, तो उसका थोड़ा मुझे लगे कि हाँ कुछ मैं कर रही हूँ, सही है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।